चलिए आज हम चलते हैं लाइव प्रोसेस को देखते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? बायोलॉजी के इस चैप्टर में कक्षा 10 के इस चैप्टर में हम लाइव प्रोसेस के देखते हैं कि लाइव प्रोसेस में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। ये लाइव प्रोसेस है क्या? इसमें हम पहले इस टॉपिक वाइज को हम देखते हैं क्या ये लाइव प्रोसेस में है। लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन देखेंगे। पहले न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस क्या है, स्टोमेटा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे ये सेप्रोफिटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन को देखेंगे, कौन कौन से लिविंग थिंग्स में सेप्रोफिटिक परजीवी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक का मतलब है मृतोपजीवी, जो मृत सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे पोषण करते हैं, उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन तथा मृतोपजीवी पोषण उसको कहते हैं। पैरासिटिक का मतलब है पूरी तरह से जो जीव दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं या परजीवी न्यूट्रिशन बोलते हैं या परजीवी पोषण उसको हम कहेंगे। यहाँ पर हम अमीबा और पैरामीशियम को भी लेकर देखेंगे कि अमीबा और पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होता है, उनकी क्या पोषण की विधियां हैं, किस तरह से अपने भोजन को इनटेक करते हैं और कुछ कैसे उसका ये डाइजेशन करते हैं और किस तरह से उसका मतलब पाचन करने के बाद उसको कैसे अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेनेंस करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। पैरामीशियम में भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में देखेंगे कि एक मानव में किस तरह से पोषण होता है, मानव कैसे भोजन प्राप्त करता है और कैसे भोजन को पचाता है। इसमें ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल, हम आहार नाल पूरी स्टडी करेंगे और देखेंगे। हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में टीथ होता है, टीथ का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, ठीक है। मुंह के अंदर ये स्लाइवा, ये और लार का क्या महत्व है, इसके बारे में हम इसको आगे आपको बताएंगे। आइसोफेगस की भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और लास्ट में हम इसको देखेंगे स्टमक, पेट में जब भोजन जाता है तो उसका कैसे पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे एक्टिवेट होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ क्रियाएं करके भोजन का पाचन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में भोजन का पाचन जो होता है पूरी तरह से भोजन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूरी तरह से पाचन होता है, उसके बारे में भी आपको स्टडी करके बताएंगे और फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे भोजन का पाचन, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और कैसे उनका पाचन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी आपको इसमें दिखाने जा रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में भोजन पाचन के बाद जब जाता है तो उसमें वाटर जो होता है एब्जॉर्ब होता है, उसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद इसमें पेरिस्टालिसिस है, इसमें भोजन कैसे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर से नीचे तक जाता है, इसके बारे में भी, इसके मूवमेंट के बारे में भी हम आपको इसमें समझाएंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, मतलब पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में क्रम से आपको दिखाएंगे। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का क्या रोल होता है, कौन कौन से उसमें ये क्या कहते हैं हार्मोन्स निकलते हैं, उसका क्या रोल होता है हमारे पाचन में। फिर इसके बाद हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के यानी पाचन की फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। ये एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रोल ऑफ एचसीएल, एचसीएल का हमारे भोजन में क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उसको भी बताएंगे कि स्टमक में कब हमारा भोजन अम्लीय होता है, अम्लीय के बाद फिर इसके बाद जब स्टमक में आ जाता है तो भोजन अम्लीय होता है, तो क्यों, किसकी वजह से होता है, इसको भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड हमारे जो माउथ में पाई जाती है, स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा होता है, लार होता है, उसमें कौन से ये टाइलिन एंजाइम जो होता है
इसके बारे में हम बताएंगे कैसे भोजन का उसमें पाचन होता है। फिर इसके बाद हम ग्लैंडुलर इपिथीलियम्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। माइक्रोबिलाई, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में माइक्रोबिलाई का क्या रोल होता है, कैसे उसके एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, माइक्रोबिलाई के स्ट्रक्चर को भी हमको समझाने का प्रयास करेंगे कि माइक्रोबिलाई होता क्या है, जिसको हिंदी में दीर्घ रोम के नाम से आप जानते हैं। फिर इसके बाद लीवर का हमारे इस भोजन के पाचन में क्या रोल होता है, लीवर में कौन सा इसमें लीवर से कौन से जूस वो क्या कहते हैं एंजाइम सिक्रीट्स होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर डाइजेस्टिव जूस कौन कौन से होते हैं, उसका क्या रोल होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इनको हम क्रमशः आपको स्टडी करके इसमें फिगर के माध्यम से भी बताएंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे इस वीडियो में। यहाँ लाइफ प्रोसेस एक्चुअल होती क्या है। लाइफ प्रोसेस यहाँ है मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटेनेंस जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति गति करता हो, चाहे वो व्यक्ति रेस्टिंग की पोजीशन हो, विरामावस्था में हो, चाहे वो सोता हुआ हो, किसी भी दशा में हो, लेकिन उसकी लाइफ, उसके जीवन का मेंटेनेंस बहुत आवश्यक है। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। तो हर लिविंग थिंग्स का मेंटेनेंस आवश्यक है। विदाउट मेंटेनेंस व्यक्ति का लाइफ जो होता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, इसलिए बॉडी का मेंटेनेंस होना अति आवश्यक है। दूसरी पॉइंट है प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब वह प्रोसेस जो अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए एक फंक्शन, एक कार्य करे, उसको हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। लाइफ प्रोसेस में जैसे न्यूट्रिशन, बॉडी में पोषण भी जरूरी है। बिना पोषण का किसी भी बॉडी, लिविंग थिंग्स की बॉडी का मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। मेंटेनेंस बॉडी का होने के लिए पोषण, भोजन का करना अति आवश्यक है। यदि भोजन नहीं करेगा व्यक्ति तो उसके बॉडी का मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, तो उसका मेंटेनेंस कहाँ से हो पाएगा। तो भोजन तो करना आवश्यक है, पोषण करना आवश्यक है, चाहे कोई भी लिविंग थिंग्स है, उसको भोजन तो चाहिए ही। तो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, यदि कोई जीव रिस्पिरेशन नहीं करेगा, श्वसन की क्रिया नहीं करेगा, और ये श्वसन की प्रोसेस डिस्टर्ब होगी, तो उसकी लाइफ प्रोसेस जो होगी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये भी जरूरी है कि इसमें श्वसन भी तो जरूरी है। बिना श्वसन की लाइफ प्रोसेस, उसकी लाइफ का मेंटेनेंस हो नहीं पाएगा, इसलिए वो श्वसन भी जरूरी है। सर्कुलेशन, यदि सर्कुलेशन में परिवहन होता है, ब्लड का संचार होता है, यदि ब्लड का ढंग से संचार नहीं हो पाएगा तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ही बॉडी को मेंटेन करता है। प्योर ब्लड कब है, इम्प्योर ब्लड कब है, कहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो हमारे हार्ट का क्या रोल है, तो उसका भी जरूरी है कि हमारा हार्ट से जो है बिल्कुल एक मेंटेनेंस हो, ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से हो, ताकि हम अपनी लाइफ प्रोसेस का मेंटेनेंस ढंग से कर सकें। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन भी जरूरी है। यदि हमारे शरीर में उत्सर्जन नहीं होगा तो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। तो उस शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना भी तो जरूरी है। यदि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थ नहीं निकलेंगे तो भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए वो जरूरी है क्या, उत्सर्जन भी जरूरी है। तो ये हम करेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन फॉर एग्जांपल ऑफ एसेंशियल ऑफ लाइफ प्रोसेस। एक लाइफ प्रोसेस के लिए पोषण भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है, और परिवहन भी जरूरी है, और एक्सक्रीशन भी जरूरी है। जो हमारे शरीर में पोषण के लिए अलग तरह के अंग, श्वसन के लिए, सर्कुलेशन के लिए हार्ट, और एक्सक्रीशन के लिए हमारी त्वचा से भी होता है, और जो वृक्क, जिसको किडनी भी कहते हैं, उसके द्वारा भी होता है। इस तरह से हम एक लाइफ प्रोसेस को मेंटेनेंस
के लिए इन चारों प्रोसेस का उपयोग करके अपनी बॉडी को हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। और इस मतलब ये टॉपिक में हम सिर्फ आपको इस बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करके हर टॉपिक को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल। एक जो कोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में जो प्रोसेस होता है तो केवल एक ही सेल के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे चाहे श्वसन हो, चाहे उनका पोषण हो, चाहे उनका सर्कुलेशन हो, चाहे उनका उत्सर्जन हो। तो एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका के अंदर सारे प्रोसेस उनके पूरे बॉडी का मेंटेनेंस हो जाता है। बट इन केस ऑफ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट कैरी आउट ऑल दिस प्रोसेस। लेकिन एक बहुकोशिकीय जीव में सब प्रोसेस के लिए, चाहे वह न्यूट्रिशन हो उसके लिए अलग अंग होता है, श्वसन है तो उसके लिए अलग, श्वसन के लिए अलग अंग है, और सर्कुलेशन के लिए देखिए तो एक अलग अंग है, और एक्सक्रेशन के लिए भी देखिए तो अलग अंग है। इस तरह से हम एक अपनी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन का उपयोग करके हम लाइफ प्रोसेस की मेंटेनेंस कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रिशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। न्यूट्रिशन मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन का मतलब है जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वतः करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण कहेंगे। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब है जो जीव अपने भोजन के लिए किन्हीं दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक तीन भागों। होलोजोइक का मतलब जो सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे मानव ऐसे जीव होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब है कि जो साड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोफिटिक कहते हैं। पैरासिटिक का मतलब है जो जीव दूसरे जीव से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निर्भर होकर के अपने भोजन को प्राप्त करते हैं वो पैरासिटिक में आते हैं, जिसकी स्टडी हम आगे करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे न्यूट्रिशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर ए नरिशमेंट एंड सस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन वह प्रोसेस होती है, वह विधि होती है जिसमें अपने पोषण के लिए और अपने जीवन को चलाने के लिए में भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं न्यूट्रिशन या पोषण के रूप में उसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि मतलब एक किसी लिविंग थिंग्स को जीवन के लिए अपनी प्रोसेस को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसको हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पर देखते हैं कि इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण सनलाइट अथवा केमिकल्स का उपयोग करके अपने भोजन का स्वतः फॉर्मेशन करते हैं, स्वतः बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और भोजन बनाने के बाद खुद अपना पोषण करते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, सन की लाइट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसको हम फोटोट्रॉपिक कहते हैं। फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल्स टू डिराइव एनर्जी कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉप्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल से, रासायनिक चीजों से, रासायनिक पदार्थों से एनर्जी को ले लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं कीमोऑटोट्रॉपिक पोषण या कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में हम रखते हैं। अब हम लेते हैं पोषण न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब स्वपोषी। स्वपोषी जो पौधे होते हैं उसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इट इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑन देयर फूड। मतलब यह फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो होती है एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है, एक विधि होती है जिसमें पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वतः करते हैं।
दे यूज सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू देम। मतलब इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और इस यूज के द्वारा जो विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू देम, उनको पोषण प्रदान करता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल जो होता है हरे पौधे के हरे भाग में होता है, जो लाइट एनर्जी को अवशोषित करता है। लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये लाइट एनर्जी जो होती है पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ती है। हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, टिपिकली ग्लूकोज। ये हाइड्रोजन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में, मोस्टली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा फैसिलिटेट्स इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है और स्टोमेटा जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने के लिए होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। इस तरह से स्टोमेटा का यहाँ पर यूज होता है। अगली स्लाइड में हम स्टोमेटा के बारे में बताएंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, स्टोमेटा कैसे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इस तरह से उसकी फिगर को दिखा करके हम आपको अगले स्लाइड में बताते हैं। अब देखेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा आर पोर ऑन लीफ दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमेटा क्या होता है? एक छिद्र होता है जो पत्तियों में होता है। दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैस का आना जाना एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का निकालना, वो एक्सचेंज करता है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ, जो मोस्टली अधिकांश जो होता है पत्तियों के अंदर पाया जाता है, लीफ के अपर सरफेस पे अथवा लीफ के नीचे सतह पे पाया जाता है। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल विच हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा जो होता है एक गार्ड सेल के द्वारा जो होता है गार्डेड होता है, जो मतलब क्लोजिंग और खुलना और बंद होने के लिए वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है। वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। ये जब इसमें पानी गार्ड सेल में आज भर जाता है तब वो ओपन हो जाता है और जब निकल जाता है फिर से वो बंद हो जाता है। इस तरह से ये फंक्शन करता रहता है, जिसको हम फिगर के द्वारा इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से एक गार्ड सेल है और गार्ड सेल में कैसे क्लोरोफिल्स है, कैसे इसकी ओपनिंग हो रही है, कैसे ये क्लोजिंग हो रही है। इस फिगर के माध्यम से इसको और ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। अब दूसरे प्रकार के न्यूट्रिशन यानी पोषण को देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक तरह का जो पोषण होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब आइए हम देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक देयर फूड एज ए होल इज ए कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब इस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें जीव जो है पूरा भोजन लेता है, पूरी तरह से हर भोजन लेता है, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलो का मतलब ये है कि वो हर तरह का वो भोजन लेता है, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में लेते हैं। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड पासेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप। ये स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब है भोजन को बॉडी के अंदर लेना। डाइजेशन का मतलब है पाचन। भोजन बॉडी के अंदर आने के बाद उसका पाचन होता है, माउथ यानी मुंह से पाचन
छोटी आंत बड़ी आंत तक उसका पूरी तरह से पाचन होता है। मुख्य रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। पाचन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अब भोजन अवशोषित होता है। अवशोषित के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब अवशोषित होने के बाद उसका अपने बॉडी में उपयोग। अब उपयोग होने के बाद जो एक्सक्रीटर मटेरियल के रूप में आता है, बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। इस तरह से शरीर के अंदर भोजन लेना, उसका पाचन होना, अवशोषण होना, उसका उपयोग होना और शरीर से बाहर निकालना, इस तरह से पूरे होलोजोइक न्यूट्रिशन में इस तरह से ये स्टेप होते हैं। अब आइए हम देखते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। Some organisms feed on dead and decaying organic matter. इसमें जीव जो मृत और सड़े गले चीजों से अपना भोजन लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दिस मूड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसको मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड दे एब्जॉर्ब। इसमें जो होता है फूड जो होता है पार्शियल रूप से, आंशिक रूप से बॉडी के बाहर साइड में डाइजेस्ट होता है और वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसका फंगाई, इसको ईस्ट के रूप में हम जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फफूंद के नाम से भी उसको हम जानते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म। इट इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहकर अपना भोजन लेते हैं और उनके ऊपर डिजीज का उनको नुकसान पहुंचाते हैं, क्या किसी प्रकार का डिजीज भी काज कर देते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। These organisms live on body of host organism and derive nutrition directly. इस तरह के जो जीव होते हैं अन्य अपने होस्ट के ऊपर डायरेक्टली भोजन को अपने पोषण को लेते हैं। जैसे लीच है, स्केरिस है, कस्कुटा का प्लांट है। इस तरह से हम देखते हैं कि हेट्रोट्राइपिक न्यूट्रिशन मुख्य रूप से 3 तरह से होता है और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए हैं इस फिगर में। अगला जो है हम अमीबा और पैरामीशियम को स्लाइड में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा फीड बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इस फिगर में हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा का देखते हैं। इन engulfed food by using pseudopodia, the process is called phagocytosis. इसमें एक सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया के द्वारा ये भोजन को अंदर लेता है और अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं कि सीडोपोडिया जो है किस तरह से भोजन को अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है और जिस प्रोसेस को हम फाइगोसाइटोसिस कहेंगे। द फूड गेट्स इनक्लोज इनटू फूड वैक्यूल्स। जो इनका भोजन एक फूड वैक्यूल के अंदर जा करके इनक्लोज हो जाता है। एज द फूड वैक्यूल्स पासेस थ्रू साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन टेक प्लेस। जब ये भोजन वैक्यूल में जाता है तो ये पहले साइटोप्लाज्म में जाता है, उसका डाइजेशन होता है, मतलब उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है और एसिमिलेशन फिर का क्या होता है, उपयोग होता है। इस तरह से ये प्रोसेस होती है कि एक वैक्यूल्स में उसका भोजन जा रहा है, जाने के बाद इसका पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण हो रहा है, अवशोषण के बाद उसका उपयोग होता है। लास्ट में when the food vacuoles open outside, egestion of undigested food take place. जब फूड वैक्यूल्स बाहर हो जाती है तब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर उस बॉडी के बाहर चला जाता है।
इस तरह से इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि सीडोपोडिया के द्वारा भोजन अंदर आ रहा है, अंदर के बाद किस तरह से ये मूव कर रहा है, मूव करते हुए बॉडी के बाहर जा रहा है। इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसमें भी न्यूट्रिशन पैरामीशियम आल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें भी होलोजोइक ही न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक टाइप का ही पोषण होता है। However, they have cilia that help them to engulf the food through oral groove. इसमें एक सीलिया होता है, सीलिया फ्लैजिला से छोटा होता है, जो भोजन को ओरल ग्रूव एक सीलिया में माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सीलिया जो है उस भोजन को, इस फिगर में देखेंगे कि ओरल ग्रूव में ये सीलिया कैसे अंदर इनटेक कर रहा है। ये फूड वेहिकल इज क्रिएटेड इंक्लोजिंग द फूड, और ये फूड जो होता है फूड वेहिकल्स में ये इंक्लोज हो रहा है। इट मूव थ्रू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में ये मूव करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। जैसे इसके बॉडी के अंदर ये फूड मटेरियल पहुंचता है, वैसे ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या करता है, एक सर्किल में ये मूव करना चालू करता है, जिसको हम साइक्लोसिस के फॉर्म में जानते हैं। यह साइक्लोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। द फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म। अब डाइजेस्टेड फूड जो होता है, ये फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, ये साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित हो जाता है। The undigested food is given out the tiny pore called anal pore or cytophage. जो अनडाइजेस्टेड अपच जो उसका भोजन होता है, वो एक छोटे से छिद्र जिसको हम एनल पोर के नाम से जानते हैं अथवा साइटोफेज के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा ये शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस फिगर के माध्यम से एक पैरामीशियम में पोषण कैसे हो रहा है, सीलिया के द्वारा अंदर जा रहा है ओरल ग्रूव में, और ये साइक्लोसिस होने के बाद इसका पूरी तरह से पाचन हो जाता है, पाचन के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब के बाद बॉडी से निकाल दिया जाता है। और इस सभी वीडियो को सभी हमारे बच्चे, चाहे वो मॉडल के हों, चाहे कन्या के हों, चाहे करथुआ के हों, चाहे अन्य विद्यालय के सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको अगला वीडियो जो ह्यूमन के पोषण से संबंधित है, और पोषण है, इसके बाद सर्कुलेशन है, फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सभी को क्रमशः हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें और आप इसको समझ सकें। इस तरह से इस वीडियो को समझने का प्रयास करें और उसमें कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक अन्य वीडियो को ढंग से पहुंचाने का प्रयास कर सकें।